दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही जबरदस्त तमिल सस्पेंस थ्रिलर मूवी को लेकर आया हूं, जिसका नाम आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और साथ ही इसकी IMDb रेटिंग है 7.9। अब दोस्तों, इसी नाम की एक और मूवी पिछले साल भी आई थी, इसलिए आप इस चीज से कंफ्यूज मत होना। अब मूवी थोड़ी बड़ी होने वाली है, इसलिए बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की ये एक्सप्लेनेशन। तो कहानी की शुरुआत में हमें आनंद नाम का लड़का दिखाया जाता है, जिसको देखने से लग रहा था कि वो किसी तरह का नशा किए हुए है। असल में बात यह है कि आनंद अपनी लव लाइफ में फेल हो चुका है, जिस वजह से वो धीरे धीरे डिप्रेशन में चला गया और फिर इसी वजह से दारू का एडिक्ट भी बन गया। इसलिए अब पूरे दिन बस उसी लड़की को याद करके वो दारू पीता रहता है। लेकिन अगर इसकी फैमिली की बात करें तो आनंद की फैमिली में सारे लोग अच्छी पोजीशन पर होते हैं, जिसमें कि आनंद का फादर एक प्रोफेसर होता है और उसके दोनों भाई भी अच्छी खासी जॉब करते हैं। मगर सिर्फ आनंद ही है जो इस तरह अपनी जिंदगी को बर्बाद किए जा रहा है। और कई बार जब इससे काम का कहा जाता है तो ये उस बात को पूरी तरह से अवॉइड कर देता है। धीरे धीरे पूरी फैमिली समझ जाती है कि आनंद अब सही रास्ते पर आएगा नहीं, इसलिए फिर बाकी फैमिली मेंबर्स आनंद के छोटे भाई प्रकाश की शादी करने का डिसीजन लेते हैं। वहीं प्रकाश ऑलरेडी एक लड़की से प्यार करता है और उस लड़की के बारे में अपने फैमिली मेंबर्स को पहले ही बता चुका होता है। तो इस तरह फिर दूसरे ही दिन प्रकाश की गर्लफ्रेंड के घर वाले आनंद के घर पर आते हैं और दोनों फैमिलीज के बीच में शादी की बातचीत होती है। अब सब कुछ ठीक चल रहा होता है कि अचानक उसी वक्त वहां आनंद भी आ जाता है, जो पूरी तरह नशे में होता है। अब वो यहाँ सारे लोगों के सामने आकर बहुत ही अजीब तरीके से बड़बड़ाने लगता है और इस वक्त वो इतने नशे में होता है कि खड़े खड़े वही सबके सामने टॉयलेट कर देता है और वही बेहोश होकर गिर जाता है। अब ये देखकर उस लड़की का पिता आनंद के पिता से कहता है, देखिए भाई साहब, आपका छोटा लड़का हमें बहुत अच्छा लगा और हमें ये रिश्ता भी मंजूर है, लेकिन उससे पहले आप अपने बड़े लड़के को सुधारिए, क्योंकि जिस घर में एक आदमी ऐसी हरकतें करता हो वहां मैं अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता। इसलिए आप इस बारे में सोच लीजिए, मैं इंतजार करूंगा। ऐसा कहकर लड़की वाले वहां से चले जाते हैं और आनंद के पिता का सर शर्म से झुक जाता है। इसलिए अब वो गुस्से में आकर आनंद को खूब डांटता है और उसी वक्त उसे घर से निकाल देता है। वो कहता है कि तेरी वजह से तेरे भाइयों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, इसलिए मैं अपने एक बेटे की वजह से बाकी बेटों की जिंदगी खराब नहीं कर सकता, इसलिए अच्छा होगा कि तुझसे दूरी ही बना लूं। तो उस दिन के बाद आनंद अपने एक फ्रेंड के घर पर रहने लगता है और वहाँ आनंद के फ्रेंड्स भी उसे यही समझाते रहते हैं कि भाई, वो लड़की तुम्हारे प्यार को ठुकराकर दूसरी शादी करके अपनी जिंदगी में खुश है, अब उसे भूल जा। लेकिन आनंद उनसे यही कहता है कि उसने मुझे जानबूझकर नहीं छोड़ा, बल्कि उसने अपनी फैमिली के प्रेशर की वजह से किसी और से शादी कर ली और अब वो वहाँ शादी से खुश भी नहीं है। वो बताता है कि ये बात उसने कई लोगों को बताई, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी और फिर बहुत दिनों तक जब कुछ ठीक नहीं हुआ तो उस आदमी का टॉर्चर सहने के बाद उसने आखिर में खुद को ही खत्म कर लिया। अब सभी को लगता है कि मैं इसीलिए दारू का एडिक्ट बन गया हूँ क्योंकि वो लड़की मेरी जिंदगी से चली गई, जबकि सच्चाई ये है कि मुझे अपने ऊपर इस बात का गिल्ट है कि सब कुछ पता होते हुए भी मैंने उसकी मदद क्यों नहीं की और उसको अपनी जान देनी पड़ी। खैर, अब इतना सुनकर आनंद के फ्रेंड्स समझ जाते हैं कि वो अपनी जगह पर सही है, इसलिए वो ये भी जानते हैं कि इस तरह नशे में रहकर वो अब किसी दिन अपनी जान भी दे देगा। इसलिए अब उसके दोस्त भी ठान लेते हैं कि आनंद को सही रास्ते पर लाना पड़ेगा और उसके लिए उसे दारू से छुटकारा दिलवाना होगा। तो आखिर में सभी उसको राजी करते हैं और उसे एक रिहैब सेंटर ज्वाइन करवा देते हैं। अब धीरे धीरे वक्त के साथ साथ आनंद के अंदर थोड़ा सुधार भी आने लगता है, जिससे उसके दोस्त भी खुश होते हैं। अब सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें दिव्या नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है, जिसे आज लड़के वाले देखने के लिए आए होते हैं। अब उन लोगों के सामने जाने से पहले दिव्या की माँ उसे खूब समझाती है कि तुम चुपचाप कॉफी लेकर लड़के वालों को दे देना और फिर वहीं पर खड़ी रहना और अपने मुंह से कुछ नहीं बोलना। दरअसल बात यह है कि दिव्या ज्यादा मैच्योर नहीं होती और जब भी वो अपनी बात कहना शुरू करती है तो धीरे धीरे वो बच्चों की तरह बोलने लगती है, जिसकी वजह से दिव्या को देखकर कई लोग यही समझते हैं कि वो पागल है जो इस तरह से बात कर रही है। अब पहले भी उसके बोलने की वजह से उसका रिश्ता नहीं हुआ था, इसलिए इस बार उसकी माँ उसे चुपचाप रहने को कहती है ताकि किसी को कुछ खबर ना लगे। अब होता भी वही है। दिव्या लड़के वालों को कॉफी देकर चुपचाप वहीं खड़ी रहती है और कुछ भी नहीं बोलती। इस बीच लड़के वाले दिव्या से थोड़े बहुत सवाल भी करते हैं, लेकिन उनका जवाब दिव्या की माँ देती रहती है और कहती है कि मेरी बेटी थोड़ी शर्मीली है, इसलिए बोलने में हिचकिचा रही है। पर जैसे जैसे बातें आगे बढ़ती हैं, तो कुछ बातों के जवाब पर दिव्या अपनी माँ से एग्री नहीं करती, इसलिए अब एकदम से बीच में बोलते हुए कहती है, किसने कहा कि मुझे बातें करना नहीं आता? मुझे अच्छी तरह से बात करना आता है। वो तो मेरी माँ ने कहा कि अभी मुझे बात नहीं करनी।
और चुपचाप कॉफी देकर वापस आ जाना है, इसलिए मैं चुपचाप खड़ी हूँ, वरना यहाँ बैठे सभी लोग जान जाते कि मैं कितनी बड़ी बड़बोली हूँ। तो इस तरह से वो अपने मन की भड़ास सभी के सामने निकाल देती है और ये देखकर वो लड़के वाले समझते हैं कि ये लड़की तो पागल है, इसीलिए इसकी माँ ने इसे अब तक चुप कराकर रखा था। इसलिए अब वो कुछ नहीं कहते और चुपचाप वहाँ से उठकर चले जाते हैं। अब इसके बाद दिव्या की माँ उसे खूब मारने पीटने लगती है कि मैंने तुमसे क्या कहा था और तुमने क्या कर दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हारी शादी नहीं होगी, तुम समझती क्यों नहीं। इस तरह अब दिव्या को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर वो अपनी माँ से कहती है कि माँ, आगे से तुम जैसा बोलोगी मैं वैसा ही करूंगी। अब एट द सेम टाइम दूसरी तरफ आनंद के घर वाले भी आनंद की शादी करने का डिसीजन लेते हैं, क्योंकि उसके पिता को लगता है कि अब हमारा बेटा धीरे धीरे सही हो रहा है, इसलिए अब वो उसके लिए रिश्ते तलाश करने लगते हैं। तो इसी बीच दिव्या का रिश्ता भी आनंद के लिए आता है, जिसके बाद आनंद के घर वाले दिव्या को देखने उसके घर पर जाते हैं। अब यहाँ आनंद का पिता पहले ही दिव्या के फैमिली मेंबर्स को सारी बातें बता देता है कि पहले मेरा बेटा एक लड़की से प्यार करता था, लेकिन बाद में उसका ब्रेकअप हो गया, जिस वजह से वो दारू का आदी हो गया, मगर अब वो ठीक हो गया है। अब ये सुनकर दिव्या के पेरेंट्स भी मन ही मन यही सोचने लगते हैं कि हमारी बेटी कौन सी ठीक ठाक है, और इसी तरह से वो इस रिश्ते के लिए हाँ कह देते हैं। तो इस तरह अब फाइनली दोनों की शादी की तैयारियां शुरू होने लगती हैं और आखिर में शादी का दिन भी आ जाता है। अब रिसेप्शन के टाइम दिव्या कुछ ज्यादा ही बातचीत करने लगती है, जैसे एक बहू में थोड़ी शर्म लिहाज होना चाहिए, वो सब नहीं होता, जिसे देखकर अब लोगों को थोड़ा अजीब लग रहा होता है। और कुछ लोग तो यहाँ तक सोचने लगते हैं कि शायद आनंद के नशे के चक्कर में उसके घर वालों ने एक पागल लड़की से उसकी शादी करवा दी। खैर, अब आनंद के फ्रेंड्स लोगों की ये बातें सुन लेते हैं और फिर आनंद के पास जाकर कहते हैं, अरे यार आनंद, वो लड़की हमें कुछ ठीक नहीं लग रही, तुम इस शादी से मना कर दो, तुमको इससे शादी करने की जरूरत नहीं, तुम्हें इससे अच्छी लड़की मिल जाएगी। लेकिन आनंद उनकी बातों का कोई भी जवाब नहीं देता और वो बस चुप बना रहता है। इसके बाद आनंद के फ्रेंड्स आनंद के पिता के पास जाकर कहते हैं, अंकल, अब आनंद ने तो दारू पीना छोड़ दिया है और वो अच्छी खासी जॉब भी कर रहा है, पर ये लड़की हमें ठीक नहीं लग रही। आनंद को इससे बेहतर लड़की मिल सकती है, इसलिए प्लीज अंकल ये शादी मत करिए, जरा उस लड़की को ध्यान से देखिए। अब आनंद का पिता भी जब ये चीज नोटिस करता है तो वो भी शॉक्ड रह जाता है, लेकिन इतने में ये बातें दिव्या के घर वाले भी सुन लेते हैं और फिर इसी बात को लेकर दोनों फैमिलीज के बीच में झगड़ा होने लगता है। अब आनंद का पिता कहता है कि जिस तरह मैंने आपको शादी से पहले सब कुछ सही सही बता दिया था, इसलिए आपको भी बताना चाहिए था कि आपकी बेटी मेंटली ठीक नहीं है। जिस पर दिव्या की फैमिली वाले कहते हैं, अगर हमारी बेटी पागल है तो तुम्हारा बेटा कौन सा दूध का धुला है, और वैसे भी क्या गारंटी है कि तुम्हारे बेटे ने दारू छोड़ दी है। तो आनंद का पिता कहता है कि अगर ऐसा ही है तो आप अपनी बेटी की शादी आनंद से कर ही क्यों रहे हो। अगर आपको लगता है कि वो अब भी दारू पीता है तो ये रिश्ता खत्म करो। दोस्तों, यहाँ पर हमें एक सच्चे पिता की खूबी देखने को मिलती है, जिसने पहले अपने बेटे को उसकी कमियों की वजह से घर से निकाल दिया था, लेकिन आज जब उसका बेटा सुधर चुका है तो वो अपने बेटे के लिए लड़ने को भी तैयार है। खैर, आनंद के पिता के बारे में आपका क्या सोचना है कमेंट में बताना। लेकिन अभी चलते हैं मूवी की तरफ। हाँ, तो इन दोनों फैमिलीज की लड़ाई को देखकर अब दिव्या बहुत रोने लगती है और उसे लगने लगता है कि अब ये शादी नहीं होगी। लेकिन तभी दिव्या को ऐसे देखकर आनंद उसका हाथ पकड़ लेता है और वहाँ मौजूद सभी लोगों से कहता है कि मैं इसी लड़की से शादी करूंगा और आप लोग फिक्र मत करिए, मैं इस लड़की का अच्छे से ख्याल रखूंगा, क्योंकि मुझे लगता है कि दिव्या के मेरी जिंदगी में आने के बाद मेरी जिंदगी और अच्छे से संवर जाएगी। तो इस तरह फाइनली आनंद दिव्या से ही शादी कर लेता है। फिर शादी होने के बाद इन दोनों की जिंदगी अच्छे से गुजरने लगती है। ये दोनों एक दूसरे को समझने लगते हैं और आनंद भी दिव्या की बहुत अच्छे से केयरिंग करता है। इसी बीच वो उसे सारी चीजें सिखाने लगता है कि किस जगह किस पर्सन से कैसे बिहेव करना है, और उसी तरह आनंद भी दारू वारू छोड़कर अपनी फैमिली में बिजी हो जाता है। फिर कुछ महीनों बाद दिव्या प्रेग्नेंट हो जाती है, इसलिए अब आनंद खुद दिव्या को हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसका चेकअप करवाता है। अब दिव्या की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर दोनों फैमिली मेंबर्स बहुत खुश होते हैं और आने वाले बच्चे की तैयारी करने लगते हैं। दोस्तों, अभी तक ये मूवी एक फैमिली ड्रामा लग रही थी, लेकिन अब शुरू होती है इसकी असली कहानी। अब हमें एक बूढ़ी औरत को दिखाया जाता है जो फिलहाल अपने दोनों हाथों में काफी सारे स्नैक्स लेकर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आती है ताकि वहाँ की प्रेग्नेंट औरतों को थोड़ा स्नैक्स बेच सके। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं कि ये सब तो महज उसका एक छलावा था, क्योंकि वो बुढ़िया हॉस्पिटल में इसी बहाने चुपके से एक नवजात बच्चे को चुराकर अपने स्नैक्स वाले थैले में रखती है और फिर उसके ऊपर थोड़े स्नैक्स रखकर वहाँ से ले जाती है।
अब ये सीन वापस दिव्या और आनंद पर आता है, जहां हमें पता चलता है कि दिव्या की डिलीवरी डेट आने पर उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। इसके बाद दिव्या एक लड़के को जन्म देती है और फिर नर्स उस बच्चे को लेकर आनंद की फैमिली को दिखाती है और सारे फैमिली मेंबर्स बहुत खुश होते हैं, खासकर आनंद का फादर, क्योंकि एक वक्त था जब वो अपने इस बेटे से हार चुका था, लेकिन आज उसके बेटे ने सभी को गलत साबित कर दिया और आखिर में अब आनंद की लाइफ भी सेटल हो चुकी थी और वो अब एक बाप बन चुका था। इसलिए अब आनंद का पिता फौरन एक ज्योतिष को फोन करके अपने पोते के बारे में बताता है और उससे कहता है कि मुझे इस बच्चे का ज्योतिष बताइए। तो वो आदमी आनंद के पिता से कहता है, आपका पोता बहुत ही शुभ नक्षत्र में पैदा हुआ है, इसलिए आने वाले दिनों में वो आपके खानदान का नाम चारों दिशाओं में रोशन करेगा। तो ये सुनकर आनंद का पिता और ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि हॉस्पिटल वाले दिव्या के बच्चे को लेकर किसी दूसरे रूम में रख देते हैं ताकि उसे मॉनिटर किया जा सके, और वहीं दूसरी तरफ उसी हॉस्पिटल के बाहर वो बूढ़ी औरत अपने हाथों में बैग्स लेकर पहुंच जाती है। असल में ये एक प्राइवेट हॉस्पिटल होता है, इसलिए इसके अंदर जाना उस बुढ़िया के लिए इतना आसान नहीं होता। हॉस्पिटल के अंदर थोड़ी देर बाद नर्स दिव्या के बच्चे को दूध पिलाने के लिए उसके पास लाती है, लेकिन अब दिव्या उस बच्चे को देखकर शॉक में रह जाती है और कहती है कि माँ, ये मेरा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा लेकर आओ। अब ये सुनते ही सारे फैमिली मेंबर्स भी शॉक्ड रह जाते हैं। हालांकि सभी को पता था कि दिव्या का दिमाग कैसा है, लेकिन वो सभी जानते थे कि दिव्या कभी झूठ नहीं बोलती और वैसे ही कोई भी माँ अपने बच्चे को पहचान लेती है। इसलिए आनंद और खासकर दिव्या की माँ इस बात को समझ जाती हैं कि दिव्या झूठ नहीं बोल रही। पर हॉस्पिटल वाले इस बात पर यही कहते हैं कि नहीं, ये आपका ही बच्चा है, आप ये कैसी बातें कर रही हैं। लेकिन दिव्या अब जोर जोर से चिल्लाने लगती है, नहीं, ये बच्चा मेरा नहीं है, ये किसी और का बच्चा है, मेरा बच्चा कहाँ पर है। तभी वहाँ पर शोर होता हुआ देखकर वहाँ की डॉक्टर दिव्या के पास आकर पूछती है, दिव्या, आखिर तुम्हें कैसे पता कि ये बच्चा तुम्हारा नहीं है? देखो, इस बच्चे के ऊपर सारे टैग्स लगे हुए हैं, माँ का नाम, टाइम, डेट, सब कुछ। इसी बीच आनंद भी उससे यही बात पूछता है, अरे दिव्या, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि ये बेबी हमारा बेबी नहीं है? क्या तुम्हें कुछ अजीब लग रहा है? तो दिव्या कहती है कि नहीं आनंद, मुझे यकीन है कि ये बेबी हमारा नहीं है, क्योंकि जो बच्चा पहली बार मुझे दिखाया गया था ये वो बेबी नहीं है। ये देखकर अब वो डॉक्टर आनंद को थोड़ा साइड में बुलाकर कहती है, लेडीज अक्सर डिलीवरी होने के बाद ऐसे बिहेव करती हैं, लेकिन क्या मैं आपसे पूछ सकती हूँ कि क्या दिव्या पहले भी ऐसे बिहेव करती थी? तो आनंद अब दिव्या की प्रॉब्लम उस डॉक्टर को बता देता है कि वो कुछ ज्यादा बड़बड़ाती है और इतना मैच्योर नहीं है, लेकिन मैडम वो झूठ नहीं बोल सकती। अब डॉक्टर कहती है, शायद इसीलिए दिव्या ऐसा बिहेव कर रही है क्योंकि वो मेंटली इस तरह की है, इसलिए आप लोग फौरन दिव्या को अपने घर वापस ले जाओ, वरना हमारे हॉस्पिटल का नाम खराब हो सकता है। अब आनंद इसके लिए मान जाता है, लेकिन बाद में उसे भी शक होने लगता है, क्योंकि वो दिव्या को इतना तो जान चुका था कि वो ऐसी बातों पर इतना अनश्योर नहीं होगी। इसलिए अब वो जाकर सीधा पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवा देता है। इसके बाद एक इंस्पेक्टर उस हॉस्पिटल पर आकर इस मामले की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। इसी बीच वहाँ की डॉक्टर हॉस्पिटल का सारा सीसीटीवी फुटेज उसे दिखाने लगती है कि दिव्या की कितनी बजे डिलीवरी हुई, कितनी बजे नर्स उस बेबी को आईसीयू रूम में लेकर गई और कितने बजे दोबारा दूध पिलाने के लिए लाई, जिससे सारी चीजें बहुत क्लियर हो जाती हैं। इसलिए अब इंस्पेक्टर आनंद से आकर कहता है कि भाई, मुझे लगता है कि तुम्हारे केस में उन लोगों से कोई गलती नहीं हुई है, बल्कि तुम ही लोग थोड़ा ओवर रिएक्ट कर रहे हो, इसलिए जाओ और अपनी बीवी को समझाओ। तो इस तरह वो इंस्पेक्टर अपनी रिपोर्ट देकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद दिव्या को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, जबकि वो इस वक्त भी यही बात कहती रहती है कि ये बच्चा मेरा नहीं है, मुझे मेरे बच्चे को लाकर दो। अब दिव्या का कॉन्फिडेंस देखकर आनंद सोच लेता है कि वो खुद इस केस की इन्वेस्टिगेशन करेगा। इसलिए अब वो एक लॉयर से मुलाकात करके उससे डीएनए रिपोर्ट्स के बारे में पूछता है कि अगर हम कोर्ट में डीएनए टेस्ट के लिए अप्लाई करें तो कैसे होगा और कितने दिन लगेंगे। तो वो लॉयर उससे कहता है कि अगर तुम कोर्ट के जरिए से जाओगे तो बहुत ही लंबा प्रोसेस होगा, इसलिए मेरा मानना है कि तुम प्राइवेट तरीके से अप्लाई करो और इसमें मैं तुम्हारी मदद करूंगा, जिसके बाद हम वो डीएनए रिपोर्ट्स कोर्ट में सबमिट करेंगे और फिर हमारा केस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इस तरह अब उसी रात आनंद चोरी चुपके उस बेबी के पास जाकर कुछ सैंपल्स ले लेता है और साथ ही वो अपने सैंपल्स भी लेकर एक लैब में भिजवा देता है ताकि दोनों का डीएनए मैच किया जा सके। अब कुछ ही दिनों में उनकी रिपोर्ट्स भी आ जाती है, जिससे आनंद को पता चलता है कि सच में वो बेबी आनंद का नहीं है। और इस तरह वो और उसके फ्रेंड्स हैरान हो जाते हैं और अब आनंद सोचने लगता है, यानी दिव्या एकदम सही कह रही थी, वो बच्चा हमारा नहीं है और शायद इस सब में वो हॉस्पिटल वाले मिले हुए हैं,
इसलिए उस डॉक्टर ने इस मामले को इस तरह संभाला होगा। लेकिन अब फिलहाल सबसे बड़ी बात ये थी कि अगर ये बच्चा किसी और का है तो फिर आनंद का बच्चा इस वक्त कहां पर है और किसके पास है। इसलिए अब आनंद फौरन उस इंस्पेक्टर के पास जाकर यही रिपोर्ट लिखवाते हुए उस केस की दोबारा इन्वेस्टिगेशन करने को कहता है, जिस वजह से वो इंस्पेक्टर एक कांस्टेबल को आनंद के केस में लगा देता है, जो कुछ ही दिनों बाद रिटायर होने वाला था। अब कांस्टेबल और आनंद कुछ और सबूत हासिल करते हैं और फिर वो आनंद के लॉयर के जरिए कोर्ट में इस केस को ले जाते हैं, जहां कोर्ट ये शक जाहिर करती है कि अगर वो बेबी आनंद और दिव्या का नहीं है तो इनके बेबी का क्या हुआ। इसलिए वो पुलिस को ऑर्डर देती है कि जल्दी से जल्दी इनके बेबी को ढूंढिए और जब तक इनका बेबी नहीं मिलता तब तक दिव्या के पास जो बेबी है उसकी केयरिंग करिए और साथ ही उस बेबी के माँ बाप को भी जल्दी ढूंढिए, क्योंकि वो भी अपने बच्चे की तलाश में होंगे। तो इस तरह अब आनंद और वो कांस्टेबल इस केस की लीगल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि वो कांस्टेबल आनंद की बहुत मदद करता है, क्योंकि उसका बेटा भी बचपन में मर गया था, जिस वजह से उसे आनंद से काफी सिंपैथी होती है। अब इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो कांस्टेबल आनंद को एक ऑफिस पर ले जाता है, जहां एक आदमी इन दोनों को बताता है कि असल में कुछ लोग नवजात बच्चों को चुरा लेते हैं, जिसमें अगर बच्चा लड़की है तो फॉरेन में बेच देते हैं और अगर लड़का है तो उसकी बलि दे देते हैं। और ऐसे ट्रैफिकिंग के काफी सारे केसेस हमारे पास आते रहते हैं। अब आनंद का तो बेबी बॉय होता है, इसलिए ये सुनने के बाद वो बहुत डरने लगता है कि क्या सच में उसके बच्चे की भी बलि दे दी होगी, क्योंकि उसके बच्चे को गुम हुए 4 दिन हो गए। हालांकि कांस्टेबल आनंद को दिलासा देता रहता है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे बच्चे को कुछ भी नहीं हुआ होगा। अब इसी दरमियान एक इन्फॉर्मर उस कांस्टेबल को फोन करके इन्फॉर्मेशन देता है कि सर, आज रात किसी मोहल्ले में कुछ लोग एक बच्चे की बलि देने वाले हैं। इसीलिए अब उसी रात वो कांस्टेबल और आनंद उस मोहल्ले में जाकर उस बलि वाले प्लेस को ढूंढते रहते हैं और फाइनली काफी देर तक तलाश करने के बाद आनंद उस प्लेस को ढूंढ ही लेता है, जहां कुछ लोग एक बच्चे की बलि देने वाले थे और वो ये भी देखता है कि वहां कुछ गुंडे भी मौजूद होते हैं। अब आनंद उन गुंडों से जबरदस्त तरीके से फाइट करके उस बच्चे को बचा लेता है, जिसके बाद वो कांस्टेबल उससे पूछता है कि क्या ये बच्चा तुम्हारा है। तो आनंद कहता है कि मुझे नहीं पता सर, दिव्या से पूछना पड़ेगा। इस तरह जब उस बच्चे को दिव्या के पास लाया जाता है तो वो कहती है कि नहीं, ये बच्चा हमारा नहीं है। लेकिन तभी दिव्या ये भी कहती है कि सर, अब फिलहाल मेरे पास जो बच्चा है उसके माँ बाप कितना तड़प रहे होंगे, बिल्कुल मेरी तरह, प्लीज उनको भी ढूंढिए सर। उसकी ये बात सुनकर आनंद को थोड़ा रिलीफ मिलता है, क्योंकि दिव्या को सभी लोग पागल समझते हैं, जबकि उसके अंदर वो इंसानियत है जो हर आदमी के अंदर नहीं होती। इसके बाद कांस्टेबल और आनंद उस बच्चे के पेरेंट्स के बारे में भी पता करने की कोशिश करने लगते हैं। इसी बीच वो कई सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जाकर पूछताछ भी करते हैं और वहाँ उन्हें पता चलता है कि एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हाल ही में किसी पेरेंट का बच्चा मिस हो गया था और ये चीज आनंद को बाद में पता चलती है। फिर इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो किसी जगह पर आकर बैठता है और तभी हम देखते हैं कि वही बूढ़ी औरत अपने दोनों बैग्स के साथ आनंद के बगल में आकर बैठ जाती है। इसके बाद वो बुढ़िया अपना पानी लेकर पीने लगती है और शॉकिंगली उस वक्त उसके बैग में एक छोटा बच्चा मौजूद होता है, जो अभी थोड़ी देर पहले उसने चुराया था। यहाँ अभी अभी जिस हॉस्पिटल से बच्चा गायब हुआ था, ये इसी बुढ़िया का काम था। खैर, अब आनंद उस बुढ़िया को देखकर उसके बैग्स देते हुए उसकी मदद करता है, लेकिन तभी थोड़ी देर में उसे एहसास होता है कि उस बुढ़िया के बैग में तो सिर्फ स्नैक्स हैं, लेकिन फिर भी उनमें से एक बैग इतना भारी क्यों था। इसी बीच अब आनंद उस बुढ़िया को दूर से देखता ही रहता है और तभी उस बुढ़िया के बैग से वो बच्चा अपना हाथ थोड़ा सा आगे निकालने लगता है, जिसे देखकर आनंद के होश उड़ जाते हैं। लेकिन जब तक वो उस बुढ़िया को पकड़ता, वो बुढ़िया ऑटो में बैठकर वहाँ से निकल जाती है। हालांकि इसके बावजूद आनंद अपनी बाइक के जरिए उस बुढ़िया को फॉलो करता है और पीछा करते करते एक अनजान इलाके में पहुंच जाता है। इसके बाद वो देखता है कि वो बुढ़िया उस बच्चे को अपने घर पर लाकर किसी के हवाले कर देती है और फिर वो आदमी उस बुढ़िया के पास से बैग लेकर वहाँ से जाने लगता है। अब आनंद अभी भी बीच में नहीं आता और चुपचाप उस आदमी को फॉलो करने लगता है। अब इसी बीच रास्ते में वो कांस्टेबल को फोन करके ये बात बता देता है कि मैंने एक बुढ़िया के बैग में एक बच्चे को देखा है और फिलहाल एक आदमी उस बच्चे को लेकर कहीं पर जा रहा है और मैं उसका पीछा कर रहा हूँ। अब कांस्टेबल ये सुनकर उससे कहता है कि आनंद, तुम जल्दबाजी में कुछ मत करना, मैं अभी बैकअप टीम लेकर तुम्हारे पास आ रहा हूँ, जल्दी से अपनी लोकेशन मुझे शेयर कर दो। फिर हम देखते हैं कि बच्चा लेकर वो आदमी एक कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के पास जाता है, जहां आनंद भी चोरी चुपके उस बंदे को फॉलो करता रहता है। अब उस कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में काफी सारे आदमी होते हैं, लेकिन जब आनंद चोरी चुपके उस बच्चे को लेकर वहां से जाने वाला होता है, तभी उनमें से एक आदमी आनंद को देख लेता है। फिर क्या था, उन लोगों के बीच में हाथापाई होने लगती है,
लेकिन तभी पुलिस वाले भी वहां पहुंचकर उन गुंडों को पकड़ लेते हैं और फिर सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तभी इनमें से एक आदमी कहता है कि सर, वो बूढ़ी औरत गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बच्चों को चुराकर हमें लाकर देती है और फिर हम उस बच्चे को हासिल करने के बाद एक दूसरे आदमी को दे देते हैं, यानी मेरे ऊपर एक और दूसरा आदमी है और इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानता सर। तभी कांस्टेबल कहता है, ठीक है, तुम एक काम करो, अभी अपने बॉस को फोन करो और उससे कहो कि बच्चा मिल चुका है, वो आकर ले जाए। तो इस तरह वो आदमी अपने बॉस को फोन करता है और फिर थोड़ी देर बाद सभी देखते हैं कि एक सफेद गाड़ी उस जगह पर आती है। अब उस गाड़ी के अंदर कौन होता है ये अभी हमें दिखाया नहीं जाता। साथ ही इस वक्त पुलिस वाले और आनंद उसी जगह पर छुपे होते हैं और उस आदमी के बाहर निकलने का वेट करते हैं, जबकि वो दूसरा गुंडा बच्चे को लेकर सामने खड़ा होता है। लेकिन तभी अचानक वो गुंडा उस बच्चे को साइड में रखकर अपने बॉस से कहता है, भाई तुम यहाँ से भाग जाओ, यहाँ पर पुलिस वाले हैं। और फिर ये सुनते ही वो गाड़ी वाला आदमी अपनी गाड़ी लेकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन एंड मोमेंट पर आनंद वहाँ मेन गेट का दरवाजा बंद कर देता है और फिर हम देखते हैं कि उस गाड़ी के अंदर मूर्ति नाम का एक आदमी होता है, जिसे पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं और फिर इस आदमी की इंक्वायरी करने लगते हैं। अब असल में इस मूर्ति की एक एजेंसी होती है जिसके जरिए ये कई सारे हॉस्पिटल्स को नर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड करता है। खैर, अब मूर्ति इनसे यही कहता है कि सर, जब भी मुझे पैसों की जरूरत होती है तब मैं अपने आदमियों की मदद से कभी कभी एक बच्चे को चुरा लेता हूँ, लेकिन एक्चुअली सर मैं भी दूसरों के कहने पर ये काम करता हूँ। ये सुनकर पुलिस वाले शॉक्ड रह जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर वो आदमी कौन है। तो मूर्ति कहता है कि मेरे ऊपर राजेंद्र नाम का एक आदमी है और उसकी भी बहुत बड़ी एजेंसी है और उसका बहुत बड़ा नेटवर्क है। मूर्ति आगे बताता है कि सर मुझे तो बस यही इन्फॉर्मेशन मिली थी कि एक बच्चे को एक जगह से चुराना है और उनको देना है, जिसके बदले में वो मुझे पैसे दे देते हैं। यानी मूर्ति के हिसाब से वो कोई रैंडम चोरी नहीं करता, बल्कि उसे स्पेसिफिक होकर बताया जाता था कि उसे किस बच्चे को किडनैप करना है। खैर, आखिर में मूर्ति कहता है कि मैं सिर्फ चोरी का काम करता हूँ सर, इसके अलावा मुझे इस नेटवर्क के बारे में ज्यादा नहीं पता कि ये कौन करवाता है, बच्चे कहाँ जाते हैं और उनका क्या होता है। अब भले ही मूर्ति असली आदमी नहीं था, लेकिन उसकी वजह से पुलिस को एक नई लीड मिल जाती है और वो होता है राजेंद्र नाम का आदमी। इसलिए अब पुलिस वाले और आनंद उस राजेंद्र के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं। अब इसका नेटवर्क बड़ा होता है, इसलिए इसके बारे में पुलिस वालों को पता लगाने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। पुलिस को पता चलता है कि असल में इस राजेंद्र की भी बहुत बड़ी एजेंसी है जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को नर्स और सिक्योरिटी गार्ड्स प्रोवाइड करती रहती है। और साथ ही ये राजेंद्र अपने एरिया में एक तरह का गुंडा होता है, यहाँ पर उसके सामने किसी की नहीं चलती। खैर, अब इसके बारे में पता करने के बाद आनंद और वो कांस्टेबल राजेंद्र को पकड़ने निकल जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि उस वक्त राजेंद्र किसी बार में होता है और अचानक उसके सामने दूसरे गुंडे आकर उस पर हमला करने लगते हैं। अब राजेंद्र दारू के नशे में होने की वजह से उनका सामना नहीं कर पाता, लेकिन इतने में आनंद भी वहां पर पहुंच जाता है और वो राजेंद्र की जान बचाने की कोशिश करता है। लेकिन इसी बीच वो लोग आनंद को भी जख्मी कर देते हैं और उसके मुंह में बहुत सारी दारू उड़ेल देते हैं। और फिर जब तक आनंद होश में आता है तो वो देखता है कि दूसरे गुंडों ने राजेंद्र को मार दिया है। अब ये देखकर आनंद बहुत दुखी होता है, क्योंकि वो यही सोचता है कि आखिर अब मेरे बच्चे के बारे में कैसे पता चलेगा। खैर, अब दूसरे दिन आनंद और वो कांस्टेबल उस राजेंद्र के घर पर जाकर इंक्वायरी करने लगते हैं और तभी उन्हें पता चलता है कि इस राजेंद्र की 2 बीवियां हैं। अब ये लोग उनसे पूछते हैं कि क्या राजेंद्र के कोई दुश्मन वगैरह थे जिस पर उन्हें शक हो, लेकिन कोई भी उन्हें ठीक से जवाब नहीं देता। फिर जब ये लोग अपनी पूछताछ में लगे होते हैं तभी वर्धा राजन नाम का एक बहुत बड़ा आदमी राजेंद्र के घर वालों को सिंपैथी देने उनके घर पर आता है। दूसरे लोग उसके बारे में बात करने लगते हैं, जिससे आनंद को यही पता चलता है कि इस वर्धा की काफी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, यानी ये बहुत अमीर है। अब आनंद इस वर्धा को देखकर यही सोचता है कि आखिर इतना बड़ा आदमी इस छोटे से गुंडे के परिवार से मिलने के लिए क्यों आया है, आखिर क्या कनेक्शन है इन दोनों का। साथ ही वो ये भी सोचने लगता है कि बच्चों की तस्करी करने में ऐसे आदमी की जरूरत होती है जो इस काम को आसानी से बाहर के देशों में मैनेज कर सके। इसलिए उसे शक होता है कि कहीं ये आदमी ही तो राजेंद्र के साथ मिला हुआ नहीं था। खैर, इसके बाद हम देखते हैं कि दिव्या के पास जो बच्चा होता है उसके पेरेंट्स के बारे में पता चल जाता है। इसलिए अब आनंद और दिव्या उन लोगों के पास जाकर उस बच्चे को दे देते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि वो लोग बहुत गरीब होते हैं और इस वक्त अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश होते हैं। साथ ही वो लोग दिव्या को भी थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि उसने इस बीच उस बच्चे को अपने ही बच्चे की तरह पाला था और उसका अच्छे से ख्याल रखा था। इसके बाद कांस्टेबल आनंद से कहता है, मैं गजा नाम के एक गुंडे को जानता हूँ और अगर हम उसके पास जाकर कुछ मदद मांगे तो मुझे लगता है कि शायद हमारे केस में कुछ हो सकता है।
तो इस तरह अब ये दोनों उस गजा के पास जाते हैं, लेकिन तभी शॉकिंगली आनंद उस गजा के पास उन गुंडों को देखता है जिन्होंने उस रात आनंद को मारा था। साथ ही आनंद से भी हाथापाई की थी। इसलिए अब आनंद उन गुंडों से भी जबरदस्त फाइट करने लगता है, जिसके बाद वो चाकू लेकर गजा के गले पर रख देता है और उससे यही सवाल पूछता है कि बताओ आखिर तुम लोगों ने उस राजेंद्र को क्यों मारा। तो अब ये गजा अपना मुंह खोलता है और इसके बाद इस केस की एक नई परत खुलती है। ये गजा आनंद को एक शॉकिंग बात बताता है कि असल में हमें सुपारी मिली थी राजेंद्र को मारने के लिए, और सुपारी देने वाला कोई और नहीं बल्कि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन वर्धा राजन ही है जो उस दिन वहाँ पर आया था। अब ये सुनकर आनंद को अपने शक पर धीरे धीरे यकीन होने लगता है और तभी मूवी अचानक से फ्लैशबैक में चली जाती है। फिर कुछ सालों पहले हम देखते हैं कि असल में ये वर्धा एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह काम करता था और इसी बीच एक दिन गवर्नमेंट से सारे हॉस्पिटल्स को ऑर्डर आता है कि सारी फाइल्स डिजिटलाइज की जाए, जिस वजह से कई सारे हॉस्पिटल्स अब वर्धा को अप्रोच करने लगते हैं कि वो उनके हॉस्पिटल का डेटा जल्दी से जल्दी डिजिटलाइज कर दे। इस तरह अब वर्धा को हॉस्पिटल की सारी चीजें पता लग जाती हैं कि वहाँ कितने स्टाफ मेंबर्स हैं और किस दिन कौन सा बच्चा पैदा हुआ। खैर, अब इसी बीच एक दिन एक कपल का बच्चा पैदा होते ही मर जाता है, जिसकी वजह से वो बहुत रोते हैं, लेकिन वर्धा से ये देखा नहीं जाता और फिर वो एक बीच का रास्ता निकालता है। अब उसके पास तो बच्चों का पूरा डेटा होता है, इसलिए वो ऐसे कपल की तलाश करता है जिनको बच्चा हुआ हो लेकिन वो बच्चा पालने में कैपेबल ना हो। तो अब वो उस कपल से बच्चा लेकर इन लोगों को दे देता है, जिससे इन लोगों की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। खैर, अब इसके बदले में वो बच्चा लेने वाले पेरेंट्स बच्चा देने वाले पेरेंट्स को कुछ पैसे भी दे देते हैं और इसके बाद वो इस काम के बदले वर्धा को काफी सारा सोना भी देते हैं, जिसे देखकर वर्धा का मुंह खुला का खुला रह जाता है। अब इसी हॉस्पिटल में वो राजेंद्र नाम का आदमी एक कंपाउंडर की तरह काम करता था, जिसने वर्धा की इस काम में मदद की थी और बच्चे देने वाले पेरेंट्स को मनाया था। इसलिए अब वर्धा राजेंद्र को भी थोड़ा हिस्सा देने लगता है। फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं, जिसके बाद वही कपल वर्धा से मुलाकात करके कहता है कि सर, हमारे जैसे एक दूसरे कपल को भी ऐसा ही एक बच्चा चाहिए, प्लीज आप मैनेज कर दो। इसके बदले में वो लोग आपको 5 लाख रुपए देने को तैयार हैं। अब ये सुनकर वर्धा के होश उड़ जाते हैं और वो सोचने लगता है कि पूरा महीना काम करने के बाद मुझे 40,000 रुपए मिलते हैं, मगर एक छोटा सा बच्चा बदलने पर लाखों की कमाई हो रही है। इस तरह से पैसों के लालच में अब वो राजेंद्र की मदद से बच्चों को चुराने का काम शुरू कर देता है और धीरे धीरे ये दोनों अपना पूरा नेटवर्क बिल्ड कर लेते हैं ताकि ये काम आसानी और सेफ्टी से हो सके। अब वर्धा के पास तो कई सारे हॉस्पिटल्स का एक्सेस होता है, तो उसे हर एक बात की खबर रहती है कि किस टाइम पर कौन सा बच्चा पैदा हुआ और उसके माँ बाप क्या करते हैं, अमीर हैं या गरीब हैं, क्या उस बच्चे को पाल सकते हैं या नहीं। तो इस तरह से अब उसका बिजनेस धीरे धीरे बढ़ने लगता है और साथ में वर्धा का स्टेटस भी ग्रो करने लगता है। अब इसी काम में उसके साथ वो मूर्ति भी शामिल होता है जो एजेंसी का काम करता है। खैर, अब एक दिन एक फॉरेन कपल वर्धा के पास आता है और उससे एक खास बच्चे की मांग करता है। वो लोग कहते हैं कि उन्हें एक ऐसा बेबी बॉय चाहिए जो एक स्पेसिफिक नक्षत्र में पैदा हुआ हो, क्योंकि उस कपल का मानना था कि उस नक्षत्र में जन्मा बच्चा फ्यूचर में बहुत आगे जाता है। अब पहली बार ऐसी कॉम्प्लेक्स डिमांड सुनकर वर्धा का सर चकरा जाता है और वो सोचने लगता है कि भाई इस सब में कौन पड़ेगा, सीधा मना ही कर देता हूँ। लेकिन तभी वो कपल वर्धा के सामने 2 करोड़ रुपए का ऑफर रखता है, जिसके बाद वर्धा का लालच एक बार फिर से जाग जाता है। अब वो उन्हें हाँ बोल देता है और फिर अपने सर्वर के जरिए कुछ कपल्स को फिल्टर आउट करने लगता है, जिसमें कुल 10 कपल्स उसके सामने आते हैं। फिर हर रोज वो इन 10 कपल्स को मॉनिटर करता है और इन्हीं 10 कपल्स में से एक कपल आनंद और दिव्या भी होते हैं। फिर और ज्यादा फिल्टर करने के बाद वर्धा के सामने सिर्फ 3 कपल्स बचते हैं और फिर जिस दिन दिव्या की डिलीवरी होती है उसी दिन 2 और औरतें भी उसी नक्षत्र में अपने अपने बच्चे को जन्म देती हैं, मगर उन दोनों को लड़कियां पैदा होती हैं, जबकि सिर्फ दिव्या को ही लड़का पैदा होता है। अब जैसा कि हम जानते हैं कि मूर्ति की भी एक नर्स की एजेंसी थी, तो मूर्ति ने नोटिस किया कि उन नर्सों में 2 बहनें ट्विंस हैं, जिसमें से एक उसी हॉस्पिटल में काम करती है जहां से वर्धा ने उस बच्चे को लाने के लिए बोला है। इसलिए वो उस दिन दूसरी सिस्टर को भी वहां भेज देता है और दोनों की लोकेशंस इस तरह से रखता है कि सीसीटीवी में एक जाकर जब बच्चा बदले तो दूसरी सिस्टर वही सीसीटीवी में मौजूद रहे, ताकि अगर ये बात बाद में खुले तो किसी के सामने कोई प्रूफ ना रहे। तो इस तरह वो उन ट्विंस सिस्टर्स को उस हॉस्पिटल में भेजकर सेकंड्स के अंदर दिव्या के बच्चे को किडनैप करवा लेता है और वहाँ दिव्या के बच्चे की जगह एक और बच्चे को रखवा देता है जो उस दिन एक बुढ़िया अपने बैग में लेकर आई थी।
इस तरह अब वर्धा उन एनआरआई कपल्स को वो बच्चा दे देता है, जिसके बाद वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। अब इसी बीच वर्धा को ये बात पता चलती है कि पुलिस वाले इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, इसलिए जब तक पुलिस वाले राजेंद्र तक पहुंचते तब तक वर्धा राजेंद्र को मरवा देता है, क्योंकि उसे शक था कि कहीं दारू के नशे में वो ये सब कुछ किसी को बता ना दे। खैर, अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां हम देखते हैं कि वही एनआरआई कपल वर्धा को फोन करके कहता है कि सर, जिस तरह से आपने हमें ये बच्चा दिया उसी तरह से एक और कपल को एक बच्चा चाहिए। इस तरह अब वर्धा उस एनआरआई कपल को एक मंदिर के पास बुलाता है। एक्चुअली यही इनका मिलने का स्पॉट होता है ताकि लेन देन की बात की जा सके। लेकिन दूसरे दिन हम देखते हैं कि उसी मंदिर में दिव्या भी आई होती है और वो वहाँ आकर मन्नत मांगने लगती है कि उसे जल्द से जल्द उसका बच्चा मिल जाए। और तभी थोड़ी देर बाद वही एनआरआई कपल्स भी दिव्या के बच्चे को लेकर उसी मंदिर के पास आ जाते हैं। और इत्तेफाकन जब दर्शन के टाइम वो बच्चा रो रहा होता है तो दिव्या उसके ठीक पास होती है। अब वो एनआरआई लेडी उस बच्चे को ठीक से चुप नहीं करा पा रही होती है, इसलिए खुद दिव्या उसको अपने हाथ में लेकर उसको चुप कराने की कोशिश करती है। और जैसे ही वो बच्चा दिव्या के पास आता है वैसे ही वो अपने आप चुप हो जाता है, जिसे देखकर दिव्या मुस्कुराने लगती है। और उसी वक्त वर्धा भी वहां आकर दिव्या को ऐसे ही देखता रहता है और मन ही मन सोचने लगता है कि जिस लड़की से उसने बच्चा चुराया आज वो बच्चा उसी की गोद में है। और अब धीरे धीरे दिव्या इस बच्चे को बस ऐसे ही देखती रहती है और उसे अब उस बच्चे पर शक होने लगता है कि कहीं वो उसी का बच्चा तो नहीं। लेकिन जब तक दिव्या कुछ रिएक्ट करती, इतने में उसी वक्त वर्धा दिव्या के पास आता है और उस बच्चे को लेकर वापस एनआरआई कपल्स को दे देता है और कहता है कि आप लोग फौरन यहाँ से चले जाओ, हम लोग कल बात करेंगे। इस बीच दिव्या भी अब उस एनआरआई कपल्स के पीछे पीछे भागने लगती है और तभी आनंद भी उस मंदिर के पास पहुंच जाता है, जिसके बाद दिव्या उसे सारी बात बताने लगती है। फिर जब आनंद उस बच्चे को हासिल करने वाला होता है तभी अचानक वर्धा के आदमी वहां आकर आनंद से फाइट करने लगते हैं। लेकिन तभी अचानक एक आदमी अपने हाथ में चाकू लेकर आनंद के पास आता है, मगर शॉकिंगली वो आनंद को नहीं बल्कि वर्धा को स्टैप कर देता है। और फिर हमें पता चलता है कि ये आदमी कोई और नहीं बल्कि राजेंद्र का बेटा होता है। यानी राजेंद्र के बेटे को पता चल चुका था कि उसके पिता को मरवाने वाला यही वर्धा है। तो इस तरह से फाइनली दिव्या का बच्चा दिव्या की गोद में आ जाता है और उस कपल को जेल हो जाती है। और यहीं पर होता है इस मूवी का दी एंड। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं मिलूंगा आपसे अगली ऐसी ही शानदार मूवी के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।